आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज लाहौर में बारिश ने 44 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। वो रिकॉर्ड जो अभी हमें बताया गया, पहले एक और रिकॉर्ड को सुपर सीड उसने किया था, लेकिन आज जो बारिश हुई तो उसने लाहौर को अमलन डबो दिया। इसके ऊपर बड़ी सियासत शुरू हो गई। मरीम नवाज साहबा जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, उन्होंने इससे पहले बारिशों की आमद से पहले बताया था कि कैसे उन्होंने निज़ाम को मुकम्मल तौर पर जारी किया हुआ है हर तरफ और उनको डिप्लॉय किया हुआ है। और आज जब बारिश हुई तो उनके नकादों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर फहरिस्त हैं, उन्होंने फिर सोशल मीडिया के ऊपर बताया कि लाहौर के अंदर क्या क्या हो रहा है। एक तरफ ये भी मानना चाहिए कि बहुत ज़्यादा बारिश है। इस बारिश का पानी लाहौर जैसे शहर के अंदर या किसी भी पाकिस्तान के बड़े शहर के अंदर ठहरना ही है, लेकिन क्या हमें पता नहीं था कि हम निज़ाम में से 20% 30% ज़्यादा बेहतरी नहीं निकाल सकते थे? इसके ऊपर बात करेंगे। और मामला सिर्फ लाहौर का नहीं है, फ्लैश फ्लड्स हैं केपी के अंदर और कराची के अंदर जो बारिश की फोरकास्ट है उसके अंदर भी काफ़ी ख़तरात मौजूद हैं। तो क्या पाकिस्तान बारिशों की जद में है? इस साल कितनी बारिशें होंगी? ये तमाम मामला हम ज़ेर बहस लाएंगे। मेहमानों को तारुफ कराने से पहले हम आपको बता दें नाज़रीन कि शहबाज हुकूमत इमरान खान और उनकी जमात के ऊपर पाबंदी के हवाले से कुछ थोड़ी सी कन्फ्यूज़ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले कर दी तारड़ साहब ने और आज एहसन इकबाल साहब हमें बता रहे हैं कि जब इदारे फैसला करेंगे तो तब पाबंदी लगेगी, किसी एक जमात की मंशा पर यह पाबंदी नहीं लग सकती। इत्तेहादियों के साथ भी मुशावरत कर रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। हमारे पास सेनेटर तलाल चौधरी मौजूद होंगे, मुस्लिम लीग नवाज़ का पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होंगे हमें। फैसल करीम कुंडी साहब जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्होंने चीफ मिनिस्टर को तो जो कहा सो कहा। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी को भी कहा है कि वक्त एक जैसा नहीं रहता, आप अपने काम के ऊपर तवज्जो दें। वो भी हमें आज ज्वाइन करेंगे। तो हम सबसे पहले कासिम अरशद से लेटेस्ट रिपोर्ट लेते हैं लाहौर की, जहाँ पर बारिश के साथ साथ सियासत भी बड़ी तेज़ी से बरस रही है। लाहौर में आज 44 साल बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। इसका अलर्ट भी मुतलका महकमों को जारी किया गया था। तमाम जैसे ही बारिश हुई तो लाहौर के जो इलाके थे मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गए थे, उनमें कहीं तफरीक नहीं थी। तमाम इलाके जो है वो ज़ेरे आब आए, जिसमें पोश इलाके भी शामिल थे। लाहौर में एयरपोर्ट के जो इलाके थे वहाँ पर तकरीबन 360 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि पानी वाला तालाब के इलाके में 324 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा फ़र्खाबाद में 298 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पार्टी चौक का इलाका जहाँ पर आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा होती है, ये इलाका मुकम्मल तौर पर यहाँ पर आमदोरफ्त बंद हो गई थी। यहाँ पे वासा या ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई निकासी आपका ऑपरेशन नहीं किया गया। चाइना स्कीम का इलाका है, यहाँ पर भी ये सूरत हाल थी कि यहाँ चूँकि ड्रेनेज का बहुत बड़ा मसला है, जब भी बारिश होती है यहाँ पर कई कई फीट पानी खड़ा हो जाता है। तो आज की जो सूरत हाल थी उसमें यह थी कि लोग जो है वो घरों में महसूर होकर रह गए। इसके अलावा जेल रोड का इलाका है, फिरोजपुर रोड का इलाका है, लाहौर का जनरल अस्पताल सबसे ज़्यादा यहाँ पानी जमा हुआ। चूँकि सतह ज़मीन और सड़क से जो लाहौर जनरल अस्पताल है ये नीचे है, यहाँ पर कई कई फीट पानी जमा हो गया और उससे जो एम्बुलेंस थी अब वहाँ पर एम्बुलेंसें बंद होना शुरू हो गई और जो मरीज़ थे उनको एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके अलावा 288 फीडर स्ट्रिप कर गए, जिसमें लाहौर के मुतअद्दिद इलाके बिजली से महरूम हो गए। प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक आज लाहौर में जो बारिशें हुई हैं उसमें मुख्तलिफ वाक़यात में एक बच्ची समेत 3 अफराद जहाँ बहक हुए हैं, जबकि 15 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। बहुत शुक्रिया कासिम। हमारे पास महर साहिबजाद खान साहब मौजूद हैं जो डीजी हैं महकमा मौसमियात के, जिनके रडार पर तमाम बादल, तमाम बारिश, तमाम बिजली हर वक्त कड़कती रहती है, जिन्होंने हमें बताना होता है कि पाकिस्तान में अगले 24, 48, 72 और एक हफ्ते के अंदर क्या होने वाला है। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। उनके बराबर में दानिश बेग साहब मौजूद हैं जो माहिर मौसमियात हैं, मैनेजर हैं वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट वेदर वाले। ये प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन वी थॉट के हमें ज़रूर लाना चाहिए प्राइवेट सेक्टर का पर्सपेक्टिव भी। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमें लाहौर से ज्वाइन करें इरफान अली काठिया साहब जो डीजी हैं PDMA पंजाब, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी इजाज़त से ज़रा डीजी साहब से पहले पूछते हैं कि वहाँ पे हालात क्या हैं। डीजी साहब ये बताइएगा कि क्या आप तैयार थे इतने बड़े डाउनपोर के लिए? सर बिल्कुल, इसमें हम तैयार थे और पिछले कोई 2 माह से इसकी तमाम तर जो तैयारियां हैं, ख़ास तौर पे अर्बन फ्लडिंग, क्योंकि इस दफ़ा आपके इल्म में होगा कि 30% अबव नॉर्मल रेनफॉल वो ऑलरेडी प्रेडिक्टेड था। और चीफ मिनिस्टर पंजाब भी PDM में तशरीफ़ लाई जून के महीने में ही, और उसमें भी ये तमाम कंटीजेंसीज़ को ऑलरेडी इन प्लेस किया गया।
अच्छा सर, इसमें खास तौर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो एक स्पेशल डीसिल्टिंग कैंपेन जून के महीने में और जुलाई के महीने में इनके मल्टीपल साइकिल्स वो हमने कंप्लीट करवाए कि जितने स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं, बड़े नाले हैं जिसमें नाला नई पिंडी से लेके सियालकोट, नारोवाल, इन तमाम नालों की और तमाम अर्बन एरियाज में जो बड़े स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं उनकी डीसिल्टिंग के मल्टीपल साइकिल सर वो किए गए। तो ये सारी वो प्रिपेयरनेस थी। तो फिर आज क्या हुआ इरफान साहब, फिर आज क्या हुआ इन प्लेस की? तो आज फिर क्या हुआ? अगर इतना आपने काम किया तो आज क्या हुआ? सर आज का बड़ा अनप्रेसिडेंटेड ये बारिश थी, जैसे आप भी फरमा रहे हैं 44 साल का ये रिकॉर्ड था। और आप देखें कि आज की जो पॉइंट रेनफॉल है, रेन इंटेंसिटी लाहौर में 1 घंटे के अंदर विद इन 1 आवर 88 मिलीमीटर बारिश हुई है सर। और उस ये कम टाइम में ज़्यादा बारिश ने फिर पॉन्डिंग और जो लो लाइंग एरियाज थे वहाँ पानी ज़रूर हुआ, लेकिन इस वक्त आप अगर देखें तो तमाम लाहौर की बड़ी शाहराएँ, तमाम मेजर एरियाज़ वो सारे क्लियर हैं सर। और इंशाल्लाह आगे इसी तरह अगर बारिश का इंटरवल ये 2-3 घंटे का मजीद मिलता है तो जो कोई किसी गली महलों में भी पानी की पॉन्डिंग वो भी इंशाल्लाह रात तक मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा, स्टे विद अस। तो आपने बता दिया था जी कि गैर मामूली बारिशें हैं। बिल्कुल जनाब, ये देखें हम इसकी फोरकास्ट जो है ना वो तकरीबन मई के महीने से शुरू की थी, जब एक हमारा फोरम होता है 9 मुल्कों का, सिस्काफ एक फ़ोरम होता है, ठीक है, उसमें ये सब तय किया जाता है कि जी किस एरिया में और किस मुल्क में ये ग्लोबल फिनोमेना देख के हम एक फोरकास्ट देते हैं। वो तो अमूमी फोरकास्ट होगी ना, वो उसमें भी था कि जी ज़्यादा बारिशें होंगी, उसमें फिर एरियाज़ भी दिए हुए हैं कि जी पंजाब के ये कुछ एरियाज़ हैं। और तो जी साहब कह रहे हैं 30% ज़्यादा, ये आपके फोरकास्ट है? ये हमारी फोरकास्ट है। उसके बाद फिर हमने मई के महीने को देखना होता है कि जी मई के महीने में हमारे पास ये हीट वेव या इसका क्या ट्रेंड रहा, तो ये भी एक देखा जाता है कि जी ताकि ये जो होता है एक हीट लो पैदा होता है और फिर वो ये सिस्टम जो बे ऑफ बंगाल पे बनते हैं वो आते हैं। उसके अलावा मैं आपको एक बात बता दूं बड़ी ज़बरदस्त है कि जी हमने फोरकास्ट दी कि जनाब अली ये 30% ज़्यादा हूँ। आज तक अगर मैं पूरे मई का जुलाई का एनालिसिस करूं तो जुलाई में 7% बारिशें कम हुई हैं महीने में पूरे में। आपने कैसी फोरकास्ट दी? ये हैं यानी तकरीबन अभी फोरकास्ट तो सीजन की है ना। अच्छा, फोरकास्ट पूरे मंथली भी तो होती है? मंथली भी होती है, वो भी तकरीबन नॉर्मल, मेरे मोबाइल में भी आती है। हाँ नॉर्मल, ये नॉर्मल बारिश है। तो आपने गैर मामूली बारिश पूरे सीजन का बताया, लेकिन मंथ वाइज जो आपने फोरकास्ट दी उसमें मई में 7% उस फोरकास्ट से कम हुई जुलाई में, जुलाई के महीने में। अच्छा, फिर पंजाब में बारिश जो है ना वो ज्यादा है, एरिया वाइज अगर उसको किया जाए पंजाब में बारिश ज्यादा है, नॉर्थ में ज्यादा होती है, लेकिन पंजाब में ज्यादा है और बलूचिस्तान में। ये आपने बता दिया था या आप बता रहे हैं? नहीं, ये तो एक टोटल 3 महीने की बताई है। बट डिड यू फोरकास्ट जस्ट कि ये क्लाउड बर्स्ट होगा? हाँ, क्लाउड बर्स्ट बिल्कुल आपने बताया था। ये कल की अगर आप फोरकास्ट पढ़े ना तो जो हमारी कल की फोरकास्ट हमने 24 घंटे की दी हुई, उसमें आपने एग्जैक्टली क्या कहा? सारा कुछ है कि जी हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल दी हुई है, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, हैवी टू वेरी। होल्ड ऑन टू दिस, व्हाट इज योर, आपने कैसे कैलकुलेट करके बताया, क्या आपकी फोरकास्ट थी? एक्चुअली जैसे डॉक्टर डीजी साहब ने बताया, तो जो पहले फोरकास्ट होती है ना जो हम देते हैं मंथली या कोई भी 3 मंथ्स की, वो जेनेरिक होती है, उसमें इस तरह की इवेंट प्रिडिक्ट नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन जैसे अभी जैसे ये लाहौर का इवेंट हुआ है, तो कल रात को दिल्ली पे एक सिस्टम बना था लो प्रेशर, तो दिल्ली में ऑलमोस्ट काफी 200 मिलीमीटर बारिश हुई, फिर वो अमृतसर पे आया, तो उसी वक्त हम अलर्ट हो गए थे, और उससे पहले शाम को भी हमने अलर्ट अपने कस्टमर्स को कर दिया था वाया ऐप। तो हमने उसके बाद अलर्ट्स देना शुरू कर दिए थे। तो 4 अलर्ट्स हमने निकाले थे, फर्स्ट इन द प्रीवियस इवनिंग एंड देन इन द नाइट। अलर्ट्स में क्या था? अलर्ट्स में था वेरी हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, जो आपके फोरकास्ट की हैवी टू वेरी हैवी। एंड देन वी सेड जब बारिश का थ्रेशोल्ड बढ़ रहा था तो हमने कहा है कि क्लाउड बर्स्ट इंटेंसिटी होने वाली है, होने वाली। और उसमें कितना आपने मार्जिन दिया था वक्त? मैं क्योंकि डीजी साहब का मैंने सवाल लेके जाना है आपकी मालूमात। हमने जो रात का अलर्ट निकाला था वो तकरीबन रात के 12 बजे निकाला। ओके, लेट मी गो टू डीजी साहब। काठी साहब, आपकी तरफ से, क्योंकि आप डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैं पंजाब की, पंजाब इज हाफ ऑफ पॉपुलेशन वाइज पाकिस्तान, और सीएम साहबा जो खुद इसमें बड़ी दिलचस्पी ले रही थी, उनकी वीडियोस भी चली और मैनेजमेंट आपने खुद कहा कि आपके पास आए, तो आपने क्या पब्लिक को बेस्ड ऑन दीज अलर्ट्स जो गवर्नमेंट सेक्टर के मुस्तनद इदारे भी दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर भी दे रहा है, आपने कोई अलर्ट्स जारी किए, लोगों को बताया कि भाई तैयार रहें, ये बहुत ही हमारी इस्तिताअत से भी आगे की रेन आ रही है, बताया लोगों को?
सर बिल्कुल बिल्कुल ये बताया, द मोमेंट हमें पीएमडी से और एनडीएमए से इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आती है, उसको उसी वक्त फिर ट्रांसलेट करके सिर्फ पंजाब की हद तक जो भी हमारे अर्बन एरियाज हैं, बाज़-औक़ात कोहे सुलेमान का या जहाँ का भी वो हमें अलर्ट्स आते हैं, देन एंड देयर वो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम टेंटिकल्स को एक्टिवेट किया जाता है। लोगों को बताया और उसमें मैं देख रहे पब्लिक ओपिनियन की बात है ना, सर लोगों को हम जी सर लोगों को हमने मीडिया, सोशल मीडिया सबके तवज्जुद से टीवीसीज हमारी कल से चल रही हैं, आज भी सारा दिन हमारी टीवीसीज चली हैं, जिसमें ना सिर्फ लोगों को बताया कि हैवी रेनफॉल है, बल्कि एहतियाती तदाबीर का भी बताया कि आपने किस तरीके से इलेक्ट्रिक पोल्स से दूर रहना है, किस तरीके से लो लाइंग एरियाज में नहीं जाना। ये आज भी तमाम मेजर चैनल्स पे ये जो आपकी ज़रा आप सियासी नुमाइंदा नहीं है और ना ही आपसे सियासी सवाल पूछेंगे, लेकिन आप हुकूमत के साथ इस वक्त काम कर रहे हैं, तो ये जो सोशल मीडिया को बताया जा रहा है हॉस्पिटल्स जो हैं वो डूब गए, उसके अंदर पानी नहीं निकल रहा, फिर सीएम साहबा ने कह दिया बड़ी मॉडर्न मशीनरी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो चल रही है जिसके अंदर वो खांचे के साथ जो है पानी निकाल रहा है, तो ये सारा क्या ये प्रोपेगेंडा है, क्या है? नहीं सर, इसमें आप देखें, इस वक्त अगर आप लाहौर की ये इतनी 44 साल बारिश का सारा पस मंज़र में अब इस वक्त आप लाहौर की हालत देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह 95% लाहौर इज़ क्लियर, तो विच एक्सप्लेन्स के एफर्ट्स हुई हैं सर। और जब आप देखें अनप्रेसिडेंटेड बारिश हुई, और मैंने फिर आपको सर जैसे पहले गुजारिश की कि पॉइंट रेनफॉल 1 घंटे में जब 80-90 मिलीमीटर बारिश हो जाएगी तो ये अच्छा खासा, अगर फुट उसमें मिलीमीटर्स में आप फुट में देखें तो ये अच्छा खासी पॉन्डेज हो जाती है, तो जो भी कोई लो लाइंग एरिया होगा वहां पानी आएगा। तो सर हॉस्पिटल्स अल्हम्दुलिल्लाह देन एंड देयर, चीफ सेक्रेटरी साहब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब पूरी टीम के साथ सुबह 9:30-10 बजे के करीब सर्विसेज हॉस्पिटल में थे, तमाम हॉस्पिटल्स को देखा गया और उनको देन एंड देयर क्लियर किया गया। और यही चीज है कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर इज ऑलमोस्ट 100% क्लियर सर। ऑलमोस्ट और 100% में तो फर्क होता है सर, 100% ऑलमोस्ट तो नहीं होता, बट ये सेइंग इज के सर मैं 100% इस वजह से सर के सर गली मोहल्लों में अभी भी कुछ पानी के और लो लाइंग एरियाज में पॉन्डेजेस जो पुराने छप्पर टाइप हैं या जो भी कोई लो लाइंग एरियाज थे उनमें कुछ पानी ऐसा है, लेकिन जो एज फॉर एज जो पब्लिक कन्वीनियंस इज कंसर्न, इस वक्त लाहौर की आप सर किसी शाहरा पे, मेन शाहरा पे जाएं, हर शाहरा आपको बिल्कुल क्लियर मिलेगी। और ये मैं 2 घंटे पहले अपने पर्सनल विजिट पे आपको सर बता। चलें अब्दी जी साहब, हम ये बताइए व्हाट इज हैपनिंग टू अबू बकर? मैं अभी देख रहा हूँ नारायण कागान में तबाही मचाई हुई है, फ्लैश फ्लड जो हैं सवात नॉर्थ की तरफ हैं, लाहौर के अंदर अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स, व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है? ये सारे देखें, आज की लाहौर की जो बारिश है उसमें जो ख़ास तौर पे जो चीज़ हुई है कि जी वो कम वक्त में ज़्यादा बारिश, 1 घंटे की बात करें, 1 घंटे की बात कर रहे हैं, बल्कि अगर मैं मिनट्स में जाऊँ ना तो एक स्पेस हमने ऐसी भी निकाली है, वो आज ऑफिस में बैठे हुए कि जी कुछ देर के लिए कोई 14 या 15 मिनट के लिए वो हमारे जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लाहौर एयरपोर्ट पे था उस पर 3 मिलीमीटर 1 मिनट में बारिश होती रही है। यानी ये कोई थोड़ा सा चला है, 42 मिलीमीटर जो बारिश हुई है वो 14-15 मिनट में हुई है। तो जो हमने कैलकुलेट की, यानी ये एक ऐसा अनप्रेसिडेंटेड फिनोमेना था। जब क्लाउड बस्ट हुआ है तो वो सारा आप कह लें कि जी वो ये क्यों होता है, इफ आई कुड आस्क? हाँ, ये क्यों होता है? देखें, एक नॉर्मल वेदर चल रहा है आपका, उसने पानी का बोझ उठाया हुआ है, टेम्परेचर नॉर्मल जा रहा है, ऐसा कोई वार्म इवेंट आपको मिलता है कि जी वो क्लाउड जो होते हैं वो एकदम पानी वो उसको तोड़ता है, ब्रेक करता है और वो सारा पानी एक जगह पे आना शुरू हो जाता है। यानी आप बता नहीं सकते किस वक्त ये होगा? इसमें देखें, इसके लिए वेदर स्टेशंस जो है ना वो उनका होना ज़्यादा है। जब आप माइक्रो फोरकास्ट पे जाएंगे ना तो फिर होगा। तो इतने वेदर स्टेशंस हैं हर जगह पे लगे हुए? नहीं, हमारे पास देखें, असल में यही चीज़ है कि हमारे पास WMO का जो क्राइटेरिया उसके मुताबिक इतने ज़्यादा स्टेशन नहीं है कि जी हम इन चीज़ों को। कितने शॉर्ट हैं आपके स्टेशन? स्टेशन तो बहुत ज़्यादा। अब देखें पूरे मुझे बताया ना एक रफ सा, क्योंकि इसके तवसत पॉलिसी मेकर्स तक बात भी पहुंची, वो बात चल रही है। देखें जी, हमें वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट मिला है, उसमें हम 300 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगा रहे हैं। उसके बाद हमारा नेटवर्क जो है ना काफ़ी डेंस। और ये कितने इसकी एक्सटेंशन कितनी है इस प्रोजेक्ट की, कब तक होगा ये? अगले 3 साल तक इंशाल्लाह। तो 3 साल दे विच की करेंगे ऐसी, तो काफ़ी बारिश होनी है ना। पहले भी तो होता रहा है इंशाल्लाह। अब ज़्यादा लोग जाना चाहते। अब देखें
सैटेलाइट जो हमारे रडार्स है ना, वो इस चीज़ को नोट कर रहे होते हैं कि जी ये ज़्यादा प्रेसिपिटेशन वाला सिस्टम किधर बना हुआ है। सुबह अगर आप मैं दिखाऊं ना तो सबसे ज़्यादा जो वही सेंटर उसका आ रहा था ना। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ भी है, इस साल तकरीबन शुरू में हमने लाइटनिंग डिटेक्टर लगाए हैं, 26 लाइटनिंग डिटेक्टर ऑल ओवर द पाकिस्तान, जिसमें आपको लाइटनिंग इंटेंसिटी के साथ पता चल जाता है कि किसी जगह पे कितनी उसकी इंटेंसिटी है और उसके साथ एसोसिएटेड फिनोमेनास जो हैं वो बारिश है। So you're upgrading your system. Let me bring in Danish at this point. Danish, आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करते हैं, आपकी जो आपने वेदर एनालिसिस किया उससे क्या बड़ी बड़ी चीज़ें हमने सीखी हैं अभी तक? जैसे आपने बताया डायरेक्टर साहब ने कि वेदर स्टेशन ज़रूरी है। पहले बताना चाहूँ कि वेदर स्टेशन जो सबसे बड़ा नेटवर्क है पाकिस्तान के वेदर स्टेशन का, वो प्राइवेट सेक्टर हमारे पास है। 300 वेदर स्टेशन है और हमारे पास हर 1 मिनट का डाटा आ रहा होता है हमारे क्लाउड सर्वर पे, और वो डाटा सर्टिफाइड है। माइक्रोसॉफ्ट भी देना चाहता है, एक्यू वेदर भी देना चाहता है, और उसको साइनॉप्टिक भी ले रहा है। डीजी साहब हैज अनदर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट, लेकिन मैं उस बहस में फिलहाल नहीं पढ़ना चाहता। अब फोकस करते सर। इसके बाद आपने एवरेज रेनफॉल की एक बात की थी, तो अच्छा मैं बताता हूँ आपको, लाहौर की एवरेज रेनफॉल अगस्त की ना 200 मिलीमीटर है पूरे महीने की। अच्छा होता है कि अब जुलाई में लाहौर के नॉर्थ एरिया में, हरबंसपुरा में, समनाबाद में, इस एरिया में 300-350 मिलीमीटर बारिश हो रही है। लेकिन अब जब किसी लाहौरी से पूछते हैं कि बारिशें हुई हैं, वो कहेगा हब से मैं मर गया हूँ। होता यह है कि जो वेदर, जिस तरह आपने बताया ना कि एक्सट्रीम इवेंट हो क्यों रहे हैं, एटमॉस्फेयर वार्म हो रही है। वार्म होती है तो उसमें जो वाटर कंटेंट है वो बढ़ता जा रहा है। अच्छा, इसको जरा मैं थोड़ा सा क्विकली, मेरे पास वक्त की कमी है, आपसे फिर डीजी साहब से, फिर उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगा काठिया साहब से बात करके। मजीद इवेंट्स ऐसे हो सकते हैं पाकिस्तान भर में? लेट्स नॉट फोकस ऑन लाहौर ओनली, पाकिस्तान बहुत बड़ा है। जी बताएं। जैसे कि लानीना आ रहा है, जिस तरह फोरकास्ट थी 30% अबव नॉर्मल मूनसून की लानीना कैरेक्टरिस्टिक आ रहे हैं एटमॉस्फेयर में, तो इस तरह के इवेंट अभी सिंध में भी होंगे, कोई सुलेमान में भी होंगे, अपर सवात रीजन में भी होंगे। आपकी फोरकास्ट बताएं नहीं, ताकि लोगों को पहले पता तो हो कि लानीना नहीं है, बल्कि मैं आपको बता दूं ना कि जी ग्लोबल फिनोमेना जो है ना, वो हम नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं। अल नीनो जो होता है वो हार्ड इवेंट होता है पैसिफिक ओशन के ऊपर। हम अब इस वक्त जो पूरे 2 महीने अगले चलेंगे ना, हम नॉर्मल पे चलेंगे। असल जो हमें चीज़ इफेक्ट कर रही है ना, इंडियन ओशन डाइपोल मूवमेंट है। ठीक है, यानी वही फिनोमेना जो है ना बे ऑफ बंगाल। मुझे आप साइंस में ना फंसाएं, मैं मेरे साइंस में बड़े कम नंबर आए। आप मुझे ये बताएं कि अगले 2 महीने में किसी भी वजह से बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, आएंगे। कराची भी आ सकते हैं, बिल्कुल बलूचिस्तान के ऊपर भी आ सकते हैं, पंजाब के ऊपर भी हो सकते हैं। पंजाब में ये नहीं है कि जी लाहौर और जगह पे भी हो सकते हैं। देखें, अभी मानसून के 2 महीने रहते हैं और मैंने बताया ना आपको कि अभी काफ़ी ज़्यादा बारिशों की तवक्को है। एक तो नॉर्मल है, हम नॉर्मल से भी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये फिनोमेनाज हमारे ये कैचमेंट एरियाज जो हैं उनमें भी आ सकते हैं। काठिया साहब मेरे भाई हैं, काठिया साहब बड़े अलर्ट है, रियली मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, मेरी डेली इनसे बात होती रहती है। और हम लोग जो भी अपनी कोई अगर चीज़ होती है ना तो विद इन सेकंड्स हम शेयर करते हैं, और ये लोग बड़ा उस पर एक्शन भी लेते हैं, फिर इनकी रिस्पांस मेरे पास भी आता है। ठीक है, जरा काठिया साहब टुवर्ड्स द एंड अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, हम जाहिर है आप इदारे को रिप्रेजेंट करते हैं, हुकूमत का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपने कहना है कि मामला ठीक है, लेकिन आर यू रियली इक्विप्ड? आपके पास, हमारे यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट एज अ सब्जेक्ट तो बड़ा डिस्कस होता है, लेकिन तंजीमी तौर पर आर यू रियली इक्विप्ड? अब आपके पास टाइम है 40 सेकंड का, अगर आपकी कोई डिमांड है तो बता दें सीएम साहब ने क्या करना है आपके लिए। सर बिल्कुल, मैं इसमें आप अगर पूरा हमें कंपेयर करें नेशनल लेवल पे तो पंजाब पीडीएम में इज़ बेस्ट परफॉर्मिंग, और उसकी वजह यही है कि बड़ी फोर्थ कमिंग सर हमेशा गवर्नमेंट इसमें रही है। और एज़ फार एज इक्विपमेंट इज़ कंसर्न अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हमारी कैपेसिटी बहुत बेहतरीन है सर। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में हमें इंटरवेंशन की ज़रूरत है, वो हमने चीफ मिनिस्टर साहिबा को ऑलरेडी सबमिट किया है, वो इंशाल्लाह हमारा आने वाले दिनों में वो हम उस पर री इन्फोर्स हो जाएंगे। और बाकी आप एज़ फार एज लॉजिस्टिक्स and other equipment is concerned, we are very much comfortable in Punjab sir। देखिए, मैंने आपको मौका दिया था, आपने अपनी कंफर्ट लेवल को एम्फसाइज ज़्यादा कर दिया। यू कुड हैव सेड कि ये भी चीज़ चाहिए, ये भी चीज़ चाहिए। मैंने डीजी साहब से ही पूछा था कि इनको कितने और क्या इक्विपमेंट चाहिए, इन्होंने बैनो सतूर कुछ हमें बताया, बट आप लोगों की परफॉर्मेंस और आपकी फोरकास्ट पे लोगों की जिंदगियां डिपेंड करती हैं। बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि ये इन तीनों का, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और इम्प्लीमेंटेशन इदारों का इकट्ठ हो, ताकि लोगों की जहमत जो है कम हो। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम हमारा जारी है।
आए नाज़रीन, अब हुकूमत के सियासी दर्द-ए-सर का जिक्र करें। सेनेटर तलाल चौधरी साहब हमारे पास मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर लीडर। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया जी। आप क्यों कंफ्यूज हैं कि आपने पीटीआई पे पाबंदी लगानी है या नहीं लगानी है? एहसन इकबाल साहब का मैं बयान देख रहा हूँ VOA को, उन्होंने कहा जी कि किसी जमात की मंशा पर पाबंदी लगी जब इदारे फैसला करेंगे। सो आप इंतज़ार कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट आपको कहे फिर आप पाबंदी लगाएं? देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि पहले पाबंदी लगने क्यों लगी है ये देख लें। ठीक। दो ऑप्शंस थी। एक तो निज़ाम इंसाफ इतना ताकतवर होता कि उसमें से किसी जगह भी अगर कोई गलत एलिमेंट है तो उन्हें निकाल के सजा दे देता। 1.25 साल हो गया, ये निज़ाम इंसाफ पीटीआई के लिए तो इतना मफलूज है कि ये यानी 9 मई वालों को भी, शोहदा पे हमला करने वालों को भी सजा नहीं दे वो कहते हैं केस ही फोके बना। चले, मैं कहता हूँ हो गया ना, चले एक हुकूमत ने फोके बना दिए, भी सामने वीडियो चल रही है, सामने एविडेंस है, लोग तस्लीम कर रहे हैं, लोग हीरो हैं, गले में झंडा अभी भी पहनते हैं पीटीआई का, और पीटीआई वही वकील इमरान खान का है, वही इनका है, इनके हीरो हैं। इनकी हीरोज की लिस्ट आज आप इनकी सूबाई असेंबली के और कौमी असेंबली के लिस्ट निकाल लें। कागजात नामजदगी उनको बकायदा वेट हुए हैं, निजाम ने उनको बकायदा वेट करके एक किया ना। मैं खवातीन की बात करता हूँ। अच्छा ठीक। उनकी अब लिस्ट निकाल, जो नई लिस्ट आई उसमें हीरोज के नाम डाले गए। कौन हीरोज है? जिन्होंने 9 मई पे हरावल दस्ता थे हमलावर के लिए। दूसरा ऑप्शन क्या था? पीटीआई एज ए जमात अपने आप को इन लोगों से अलहदा करती। ये जो कल प्रेस रिलीज दी है ना कि किसी के खिलाफ कुछ नहीं करना, अदारों को नहीं कहना, सिपा सलार को नहीं कहना, बड़े अच्छे नहीं, वो कहते हैं वो हमने वो फेक है, वो कह रहे हैं दुरुस्त नहीं। चले, मैं कह रहा हूं ना, वो इसी तरह ही कहते हैं वो बड़े अच्छे बच्चे। इन्हें चाहिए था ये अपने से अलहदा कर दें, इतनी वजाहतें इमरान खान ना दें, अपने आप को डिटैच करें, कहें कि वो पॉलिसी नहीं थी। पॉलिसी नहीं, वो कहते हैं, बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं हमारी वो पॉलिसी नहीं है, हमने कभी नहीं है। वो कहते हैं आप जुडिशल कमीशन बना लें। देखें ना, प्रैक्टिकल आप अप्रोच है ना, आप ये दो ऑप्शन, दोनों चीजें नहीं चली। ठीक। तीसरी बात, बड़ा अनपॉपुलर फैसला है। किसी जमात को आप, किसी बहुत डी ग्रेड जमात जो बड़ी माठी जमात हो, आप उस पर पाबंदी लगाने का फैसला करें, वो भी उठ जाती, वो भी लाइमलाइट में आ जाती है। ये बड़ा अनपॉपुलर फैसला है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन क्या है? तो ये फैसला हो गया है। नो, देखें, ये फैसलों में से एक सोच समझ के बात सामने आई है, इसके आगे सारी चीजें तय करनी होती। नहीं, तय क्या करनी होती है? अब जब तुझे फैसला कर ही लिया जब उनके तय करना है। देखे ना मेरी बात, इत्तेहादियों को ऑनबोर्ड करना है, लीगल तो पहले करना चाहिए। नहीं, देखे ना, कोई ऐसी मामला नहीं ना, उनको ऑनबोर्ड लेना है, बाकी चीजों को। और बाकी इस बात पे, ये बात हमने मजबूरन की है। देखिए ना, मैं तो कहता हूं अल्लाह करे वो दिन पाकिस्तान में आए कि ये निज़ाम इंसाफ इस काबिल होता, वो अफगानिस्तान से आने वाले दहशतगर्द को भी ये सजा नहीं दे सकता जिसने पगड़ी पहनी हुई है, दाढ़ी रखी हुई है उससे। और वहाँ भी आर्मी कोर्ट्स बनानी पड़ती हैं। क्लीन शेव इंग्लिश बोलता हुआ नौजवान, क्योंकि उसके गले में पीटीआई का एक पटका है, पूरा झंडा है, उसको भी सजा नहीं दे सकता। वो इनकलाब। सेनेटर साहब, आप पीटीआई के साथ लड़ाई करते करते अब आप अदालतों के साथ लड़ाई शुरू, और आपने भुगता हुआ है। सर जी, आप पर खुद पाबंदी लगी, आपने भुगता हुआ है अदालतों के साथ। आपके अदालतों के साथ भी खामोश लड़ाई चल रही है। मेरी बात सुने, मैं तो ऐसी पार्लियामेंट का हिस्सा होने पे भी मुझे शर्म आती है जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो। अपना बनाया हुआ वजीर आजम, उसको नहीं बचा सकती ये पार्लियामेंट। अपना बनाया हुआ आइन LFO PCO बन जाता है, उसको नहीं बचा सकती। बंद कर दें इसको। ये जो हमें 1.25-1.5 लाख रुपए में मुलाजिम रखा हुआ है, बस करें भी मेरा काम है कानून बनाना। मैं तो नहीं पूछता, मुझे सजा दी है, मेरे वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को सजा दी है, इंप्लीमेंट पहले किया, बाद में हमने उस पर सवाल उठाया गलत है कि सही। हमने कहा ठीक है, जैसी भी दी भी, कानून हम बनाते हैं पार्लियामेंट, आप हमारा बनाया हुआ कानून को भी रीराइट कर देते हैं। तो कानून की कोई तुक भी तो होनी चाहिए ना। आपने अब कानून बना दिया। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको ये पार्लियामान के अंदर से पीटीआई को बतौर जमात मानना है, और उनके जो 41 बंदे जिन्होंने एफिडेविट नहीं दिया हुआ, उनको उन्होंने टाइम दिया हुआ है। आपने बीच में अमेंडमेंट कर दी, तो अब ये खुद टक्कर मार रहे हैं ना अब सुप्रीम कोर्ट। तलत साहब, मैं एक गली वाले का सियासतदान हूँ। जब मैं कागजात नामजदगी फिल करता हूँ, मैं उसमें लिखता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मैं कवरिंग कैंडिडेट भी देता हूँ, अपना भाई, अपना भतीजा, अपना कोई और 2-3, वो भी लिखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आखिर में RO साहब को हम ऐसे कागज़ देते हैं, वो हम तीनों में से पूछते हैं टिकट कितने अभी। ठीक। जो बंदा टिकट देता है उसका माना जाता है।
ठीक है, अगर आपके पास टिकट नहीं है, अगर आपके पास आप टिकट, उस बस की सवारी नहीं करते। यानी आप देखें, मेरी बात सुने, यानी मुझे तो लगता है कि अब ये लोग जो मर्जी कहें, वो इद्दत वाला केस है ना, उसका भी फैसला इस तरह का आएगा कि एक आपसे गलत हो गया, निकाह ठीक नहीं हुआ, आप दोबारा से करेंगे, बारात इस तरीक को लेके जाएंगे, 15 दिन बारात के लिए, फिर आप बारात लेके जाएंगे, फिर रुखसती होगी, फिर ये ठीक तरह। अब मुझे पता है ये बड़ा अनपॉपुलर बात है, मुझे ये बताएं, आप एक गलती हुई, एक पूरी जमात ने लिस्ट नहीं दी, उस जमात को आप 1.5 साल बाद मौका दे रहे हैं कि आप दोबारा से ऐसे मखसूस नशिस्तें लेंगे। मैं एक और बात कहूं, ये जो 42 या 32 या 39 लोग हैं, इन्हीं के हलकों में 3 लोगों ने पीटीआई लिखकर उसमें इलेक्शन लड़े। ठीक, वाद ये नहीं थे, वाद ये दे, वो जो हारे हैं वो भी पीटीआई का, जीता भी पीटीआई का। बट इट इज डन एंड डस्टेड, इट इज डिसाइडेड। आप क्यों, आप रिव्यू पिटिशन की हुई है ना, तो उसके अंदर हो जाएगा। आप धक्का मार के अदालतों को ये बावर करवा के कि उन्होंने क्या किया है, आप ये मामला नहीं तय कर सकते ना, फिर आपने लड़ाई करनी है। गुजारिश ये है, हमारी स्पेस इंक्रोच होते होते ये आलम है कि एक नर्स का केस जिसने 500 गलतियां की हुई थी, वो स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कस हुआ और उस पर एक हाई कोर्ट का स्टे आ गया। ये पार्लियामेंट की वक़्त है, यानी आप हमारी स्पेस इंक्रोच ही करी जाए। आप जिस दिन चाहें आप कहें भाई 3 साल का मौका है जी, जो मर्जी अमेंडमेंट कर रहा हो, और हम आते हैं, अच्छे बच्चे बनते हैं, मोहर लगाते हैं उसी पे, उसे कहें नहीं चले, बहुत अच्छा किया आपने जो किया। हमारी इंक्रोच करते करते हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बन गए। मुझे ये बताना है कि अगर आपने 63A की तशरीह सही नहीं की, बी की सही नहीं की, तो ये सही है, ये मेरा काम। ये सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की बनाए हुए कानून की वजह से बनी है। इनकी तनख्वाह से लेके इनके पीएन तक हमारा बनाया गया कानून है। अगर हम सुबह ये बना दें कि जज ये नहीं ये होगा, तो वही होगा। नहीं, वो नॉकडाउन हो जाएगा। वो एक मिनट नॉकडाउन क्यों हो रहा है? क्योंकि कानून के अंदर मंतक नहीं है ना। क्यों आपने लड़ाई वाला कानून बनाया ना। नहीं, ये क्या बात हुई? यानी आप किसी को ये कह के उसका इख्तियार खत्म कर दें कि भी तुम मेरे मुताबिक नहीं काम कर रहे। आपका इख्तियार कोर्ट से पहले तो एस्टेब्लिशमेंट ने खत्म किया था ना। नहीं, बिल्कुल, मैं कह रहा, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलता कौन था? यही कोर्ट। सियासतदान नहीं मिलते? बिल्कुल मिलते। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने अभी वो बयान दिया, इसमें बताया कि जनरल फैज ने, बिल्कुल मिलते हैं अभी। तो फिर लड़ाई किस चीज? भाई मिलते हैं ना, कोर्ट भी मिलती है, आप भी मिलते हैं, वो भी मिलते हैं, सभी मिलते हैं, गले मिले। मेरी बात सुने ना, मिलते हैं, माने ना मिले। मुझे बताएं कि हमजा शहबाज का केस हो तो 62-63 की और तारीफ है, सरबराहे वो जो पार्टी है। बाद में कोई केस आए तो वो और है। रीराइट तो ना करे ना मामलात को। और मुझे ये चले छोड़ दें जी। बाकी मैं तो इन्हें अदालत में सजा हुआ, मुझे माफी नहीं मिल सकती थी क्योंकि मैं नवाज शरीफ के साथ खड़ा था। मुझे बाज भी नहीं आया। नहीं, मेरी तकरीर आर भी चला लें। मैं आज भी कहता हूं, मैं पॉलिटिकल स्टूडेंट हूं, मैं सियासी कारकुन हूं, मैं सोच ही नहीं सकता किसी की तौहीन करना, किसी आम आदमी की नहीं। ये तो अदालत है, अदालत उज़्मा है, अदालत आलिया है। इमरान खान साहब ने इस पूरे इस्लामाबाद को आग लगाई एक हुक्म पर। इस्लामाबाद आज तक तो इन्हें अदालत हुई। यानी आप दो कानून नहीं कर सकते एक जैसा। मैंने इमरान खान साहब के केस को कोड किया अपने उसमें कि चौधरी इफ्तिखार को इन्होंने कहा था, इन्होंने माफी भी पूरी नहीं मांगी थी, इन्होंने वर्ड ऐसा यूज किया था बस वो कि माफी भी नहीं मांगी तो, और आपने माफी दे दी थी। यार मैंने कहा मैं मिडिल क्लास का आदमी हूं, मैं लॉ पढ़ा हुआ है, बड़ी मुश्किल से हम यहां तक पहुंचते हैं, मुझे भी दरगुजर कर दे। तो आपका तो मैं पॉइंट, दो कानून, दो राय, दो किस्म के फैसले। इसको कैसे सीधा करेंगे? दो किस्म की आइन की तशरीह नहीं। इसको सीधा आप करेंगे तो फिर आप सीधा टक्कर, आप पीटीआई से लड़ते लड़ते कोर्ट की तरफ चले जाएंगे। देखिए, नहीं, पार्लियामेंट को पार्लियामेंट बनना होगा। पार्लियामेंट शुड एक्ट लाइक ए पार्लियामेंट, नॉट लाइक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन।
ये पार्टी की Full stop. ये सेनेटर तलाल चौधरी की डिटर्मिनेशन है या पार्टी की डिटर्मिनेशन? देखिए जी, मैं समझता हूं सियासी इसमें इस वक्त पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लाने का एक ही तरीका है, नहीं तो पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। एक फैसला आता है, डॉलर 100 का है, पाकिस्तान IMF का प्रोग्राम खत्म कर चुका है, स्टेबल इकोनॉमी है, बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज है, लोग कह रहे हैं ये टॉप 30 में होंगे अगले चंद सालों में। एक फैसला आता है, धड़म से वो स्टॉक एक्सचेंज, दरहम से हमारा रुपया, गरीब की रोटी, इकोनॉमी वो जाती है। यार क्या बात है, ये फैसले आप करेंगे तो भरेगा तो पाकिस्तान। और मेरे जैसा तो फिर बन के आ गया नवाज शरीफ की फिर हुकूमत है, हमारा क्या किया? हम तो फिर जिद्दोजहद करके उभरते हैं, आ गए हैं, अल्लाह ने लिया है खुदा। सो फैसले जो ना वो कौमी मुफाद और स्टेबिलिटी की रास्ते में आने चाहिए, ना कि वो उसके मुखालफ रास्ते पे आएंगे। ओके, आई टू लीव इट देयर। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारा जारी है। आए नाज़रीन, हम आपको खैबर पख्तूनख्वा लिए चलते हैं, जहाँ से हमें गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। गवर्नर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी, ये फरमाइएगा कि वाक़तन एक बड़ा बहरान है कि जब प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की ज़मीनें बेचकर तनख्वाहें दी जाएं या मैनेज करने की कोशिश की जाए, तो इस बहरान की वजह क्या है? खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटियों को ज़मीनें बेचकर अपनी इंतज़ामी मामलात चलाने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलत साहब, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि इस वक्त इस सूबे में 34 यूनिवर्सिटियाँ हैं। 34 यूनिवर्सिटियों में से 26 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स नहीं हैं। पिछली हुकूमत ने जो थी 16 महीने या जो भी आपका निगरान हुकूमत भी बीच में थी, उन्होंने एक प्रोसेस किया जिसमें उन्होंने जो एक 6 महीने का प्रोसेस होता है, और इसमें यह भी है कि जब वाइस चांसलर्स रिटायर होते हैं तो उनके उसमें लिखा हुआ है कि आप 6 महीने पहले प्रोसेस शुरू करेंगे, जब वाइस चांसलर साहब रिटायर होंगे तो उनकी रिप्लेसमेंट आ जाएगी। तो एक प्रोसेस हुआ जो कि आखिर तक पहुंचा। अब इन्होंने कहा, पहले इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कहा जी गवर्नर साहब के पास समरी भेजी हुई है PTI के हमारे सूबाई हुकूमत के जहाँ पे जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा, और उन्होंने अभी तक साइन नहीं किए। तो मैंने उनको कहा कि मेरे पास समरी आई नहीं है, मैं साइन कैसे करूँगा। अब उन्होंने एक फैसला किया कि हम दोबारा से शुरू से ही एक प्रोसेस करेंगे जिसको अभी अगेन 6 महीने लगेंगे और अपने VC को करेंगे। पिछले साल इन्होंने 34 यूनिवर्सिटियों के लिए सिर्फ 3 अरब रुपए अपने बजट में रखे, इस साल भी 3 अरब रुपए रखे। मुझे बताएं 34 यूनिवर्सिटियों में आप 3 अरब रुपए 34 यूनिवर्सिटी कैसे चलाएंगे, जहाँ पे सिंध ने 25 से 30 अरब रुपए रखे, इस तरह पंजाब ने 5-7 अरब रखे, और बलूचिस्तान ने भी इसी तरीके से 5 अरब या 7 अरब रखे। लेकिन उनकी मेजॉरिटी यूनिवर्सिटी जो हैं वो HEC को या वफाक की तरफ नहीं देख रही हैं या सूबे की तरफ नहीं देख रही हैं। अब प्रॉब्लम यह कि आप पैसे भी कम रख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने अभी भी उससे रिपोर्ट मंगाई कि आप ये बताएं कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो यहाँ पर जो भी उनकी यहाँ पर जायदाद समझे या जो भी उनकी प्रॉपर्टी है वो कहाँ पर हैं और वो किस रेट पे लोगों को दी गई हैं। मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो बहुत कम रेट पे, सपोज मैंने फॉर एग्जांपल तलत साहब को जो है एक चीज़ जो किराया है दुकान का 2 लाख है और मैंने 10,000 पे दे दी है, तो ऐसे भी दी हुई है। तो हम उसको भी देखेंगे उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन हो जाए वो क्या है। लेकिन प्रॉपर्टी बेचना जो है ये इसका हल नहीं, और प्रॉपर्टी बेचना मैं समझता हूँ कि बहुत ही तबाही की बुनियाद है। 10 साल तो आपने हुकूमत की है यहाँ पर PTI ने, किसी और ने तो हुकूमत नहीं की। ये तो नहीं कह सकते कि हमें कोई ख़जाना खाली मिला। 10 साल में आपने क्या किया है? 10 साल में आपने मतलब ख़जाना इतना खाली कर लिया कि आपको तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। आपने यूनिवर्सिटीज़ के लिए मतलब है कि उनका रेवेन्यू जनरेशन नहीं है। आप उनके लिए PhD अपने PhD में कट लगाकर, अपनी बाकी चीज़ों पे कट लगाकर आपको चाहिए कि आप यूनिवर्सिटियों के लिए फंडिंग कर लेते। लेकिन ये हल नहीं है कि आप कल पौने दामों जो है वो ज़मीनें बेच कर अपने लोगों में बंदर बाट कर लें और फिर बोले हमने यूनिवर्सिटी के लिए किए। तो मैं तो इसकी बिल्कुल शदीद मुखालफत करूँगा, हर फोरम पे करूँगा। ये हल नहीं है। यूनिवर्सिटी की ज़मीनें बेच कर जो है, जायदादें लोग नहीं बेचते, अपने आबाई घर कोई नहीं बेचता। हमारे माशरे में उसको बड़ा बुरा कहा जाता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इसको ऐसी ये इसका हल है। तो ये कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं, वफाक ने हमें हिस्सा नहीं दिया, हमारे सूबे को एम्पावरिश कर दिया। अगर आप चीफ मिनिस्टर के बयान सुन रहे हो, जो कि यकीनन आप सुन रहे हैं, तो उनका मुकदमा तो ये है जी कि हमें तो पैसे नहीं मिलते। देखें, माजी में भी हुकूमत रही, जब PTI के चेयरमैन वज़ीर आज़म थे, क्या उन्होंने जाकर मुकदमा पर लड़ा? लेकिन बात यह है कि आपने अगर वफाक से पैसे लेने, आप वफाक के साथ बैठें, अपने दलील और दलाइल से जो है वो अपना केस प्रेजेंट करें और पैसे लें। लेकिन अगर मैंने आपसे पैसे लेने भी हैं और मैं बदमाशी भी करूँगा, आपका जो है ना कोई और भी मुझे पैसे देगा और मैं देखता हूँ कैसे नहीं देता, तो ये तरीक़ाकार नहीं होता।
पैसे लेने का अपना तरीक़ाकार होता है, बैठना पड़ता है, अपनी मुश्किलात बतानी पड़ती हैं, अपने मसाइल बताने पड़ते हैं और फिर उस पर जाके अपनी चीज़ें लेके। लेकिन आप मुझे बताएं कि आप आज अगर मेरी सिक्योरिटी वाले पैसे मांग रहे हैं तो 1% ऑफ NFC अवार्ड के जब आपको पैसे मिले हैं वो कहाँ पर चले गए, कहाँ पर खर्च किए हैं? मर्ज डिस्ट्रिक्ट के अगर आपको पैसे मिले हैं उसके खर्च करने के लिए तो मर्ज डिस्ट्रिक्ट में पैसे क्यों खर्च नहीं हुए, क्यों सेटल एरिया में खर्च हुए हैं? तो अगर आप एक चीज़ों के लिए आप दूसरे हेड में पैसे खर्च करेंगे तो यही मसाइल तो होंगे। आप बैठे वफाक के साथ अपना केस लेकर जाएं। आप ये अगर मैं आपके चैनल पर बैठ के अगर मैं यहाँ पर फिल्मी डायलॉग बोलूँगा और मैं तड़ियाँ दूंगा तो मैं कैसे उम्मीद करूँगा कि मैं आपसे जाकर बैठ के एक अच्छी चीज़ ले सकता हूँ? आप बैठें, उनके साथ अपने केस प्रेजेंट करें और उसके जाके अपने में हम भी वफाक से कहेंगे कि हमारे अगर मुश्किलात हैं। HEC में मुश्किलात थी, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की, HEC ने इस दफ़ा पैसे दे दिए, लेकिन कब तक आप HEC पैसे देगी? हमने अपना रेवेन्यू जनरेशन क्रिएट करना है, हमने कब तक जो है वो फेडरेशन की तरफ देखना है और हम कहेंगे जी हमें फेडरेशन पैसे देगी तो हम सुबह चलाएंगे। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक हवाला ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी है और जो जुमला मेरे सामने है वो ये है कि ब्यूरोक्रेसी से कहता हूँ कि वक्त एक जैसा नहीं रहता, ऐसा ना हो कल आप हमसे गिला करें। इससे क्या मुराद है? देखिए, मेरे पास कल मैंने यहाँ पे अपने MPS जो अपोजिशन के मेंबरान थे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, मैंने उनके MPS का एक डिनर किया था, बैठे उन्होंने अपने मसाइल बयान किए। प्राइम मिनिस्टर साहब से भी उस दिन MPS मिले थे, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखे थे। यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल जो है वो ब्यूरोक्रेसी काम होता है। जैसे हमेशा हमारे PTI के दोस्त कहते हैं कि आप स्टेट के मुलाजिम हैं, तो हम भी कहते हैं कि वो स्टेट के मुलाजिम है, किसी के ज़ाती मुलाजिम नहीं है। गिले शिकवे हमारे पार्लियामेंटेरियंस को उनसे हैं जो वफाक के नुमाइंदे यहाँ पर बैठे हैं और सूबे के नुमाइंदे बैठे हैं। तो वक्त तो एक जैसा बिल्कुल नहीं होता। कौन कहता है वक्त एक जैसा होता है? हम कल अपोजिशन में थे, आज हुकूमत में है, इत्तेहादी हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि वक्त एक जैसा नहीं होता, वक्त बदलते में देर नहीं लगती। बिल्कुल आखिर में ये बताएगा कि जो सिक्योरिटी का मामला है इसके ऊपर तो कम से कम एक पेज पे है या नहीं है, लेकिन हमने ये देखा कि मीटिंग होने के बाद जिसको चीफ मिनिस्टर ने चेयर किया और कोर कमांडर भी बैठे हुए थे, एक एलामिया भी जारी हुआ और फिर बाहर जाकर उन्होंने जो बयान दागे वो उस एलामिया से मुताबिकत नहीं रखते। तो ये क्या है? देखिए तलत साहब, बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। मैं सूबाई हुकूमत का जितना भी पॉलिटिकल खिलाफ हूँ, जो भी है वो अपनी जगह पे है, लेकिन मैं सूबे के लॉ अमन पे, सूबे की तरक्की पे, सूबे के कारोबार पे या सेहत या तालीम पे कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँ। मैं हर सूरत में हर किसी को सपोर्ट करूँगा। लेकिन आप मुझे बताएं कि चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस का वही वतीरा है जो उनके PTI के चेयरमैन का था। हक तो यह था कि हमारे नुमाइंदे बन्नू में बैठे होते, हक तो यह था कि हमारे नुमाइंदे पाड़ा चिनार में बैठे होते। आप मुझे बताएं कि मीडिया में ब्लैकआउट था और 40-50 बंदे शहीद हो गए पाड़ा चिनार में, कि 100 के लगभग ज़ख्मी हो चुके हैं। मोटर गोले क्या क्या चीज़, कौन सा हथियार नहीं चल रहा था? कौन सा हमारा नुमाइंदा वफाक से सूबे से गया, मुझे बताएं। अब अगर आप मुझे कहेंगे मेरे पास तो वसाइल नहीं है, हेलीकॉप्टर अगर है या बाकी वसाइल है, CM के पास गए हैं, उन्होंने अपनी कोई टीम भेजी, चीफ सेक्रेटरी साहब गए, IG साहब गए, वज़ीर दाखिला साहब गए, कोई भी नहीं गया। आपने उनको अपने लोकल इंतज़ाम के रहम करम पे छोड़ दिया और 4 दिन ये चीज़ें 6 दिन चलती रहीं। मीडिया ने भी आखिर में जाकर कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत बातें की, उसके बाद उससे पहले तो सारा ब्लैकआउट था। तो लिहाजा ये चीज़ें, ऐसे मसाइल हल नहीं होते। आप उस मसाइल की जड़ पे जाएं। वो कोई शिया सुन्नी फसाद नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान में जो शहीद होता है, बढ़ता है, कहते हैं पूछिए शिया है कि सुन्नी है, एक तो होगा, उसी खाते में डाल देते हैं। वहाँ पर लैंड डिस्प्यूट मेजॉरिटी चीज़ें हैं, वो लैंड डिस्प्यूट से फिर शिया सुन्नी बन जाता है, फिर अक्रॉस दी बॉर्डर लोग आते हैं। अब तक जब तक मर्जर हुआ है, अब तक तमाम हमारे जितने भी मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सूबाई हुकूमत उसमें अभी तक नाकाम हो चुकी है, वहाँ की डिमार्केशन करने में, वहाँ पे जो ट्राइब्स की ज़मीन है उसकी डिमार्केशन करने में, और उसकी वजह से ये चीज़ें शुरू होती हैं। और ये अक्सर औकात होती है, अभी ख़त्म हो गया, खुदा न करे फिर ये शुरू हो जाए। वक्तन फ़वक्तन ये इसमें भी होता है। बन्नू का जो था, मैं तो कई अरसे से कह रहा था कि हमारे सूबे के हालात ख़राब है, इस पर एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया जाए, इस पर काबीना का स्पेशल इजलास बुलाया जाए, इन कैमरा सेशन किया जाए। एपेक्स कमेटी का इजलास नहीं बुला रहे थे, जब इन पे जोर आया, इन्होंने बुलाया, किसी और ने बुलाया, जिसने बुलाया हुआ, उसके बाद आप बात ये कहते हैं लोग आए पेशावर और हम यहाँ मिले। भाई आप आवाम के अगर नुमाइंदे हैं, अगर आपको आवाम ने वोट दिया तो आपको उधर जाकर फैसले करने हैं। आपको बन्नू जाना पड़ेगा, आपको पाड़ा चिनार जाना पड़ेगा, आपको डेरा इस्माइल खान जाना पड़ेगा, आपको मुख्तलिफ इलाकों में जाना पड़ेगा, वहाँ पर बैठ के फैसले करने पड़ेंगे। यहाँ सर्द कमरों में बैठ कर और यहाँ पर लोगों को बुला कर नहीं होंगे, आपको रवैया तब्दील करना पड़ेगा। उनके साथ ज़मीन पर बैठ के जिरगा करने पर पश्तूनों के अपने कुछ रिवायात होते हैं, उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा, वरना हालात इससे भी ज़्यादा ख़राब होंगे। गवर्नर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आप गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की बात सुन रहे थे।